Hello friends, how are you? Myself Dwayne Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes, Odisha. So, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि कैसे हम गॉस लॉ का यूज करके किसी भी चार्ज का या फिर कोई चार्ज एंटिटी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो कुछ बच्चों का डाउट आया कि सर जो फाइनाइट लेंथ का वायर है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ से ऐसी बहुत सी एंटिटी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड नहीं कर पाते। जैसे फाइनाइट लेंथ की बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे d डिस्टेंस में निकालना है। अब वो d जो है वो ऊपर है या नीचे है, कहां पर है, उस हिसाब से आपका E परपेंडिकुलर, E पैरेलल सब चेंज होते जाएंगे। तो आप एक ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते जो हमारे लिए यूजफुल हो। यूजफुल इन द सेंस कि आपका एरिया या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो नहीं तो परपेंडिकुलर हो। उन दो ही केस में आपका कॉस वाला जो फैक्टर है वो एक या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपका कॉस भी वेरी करता जाएगा। तो इन द सेंस ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं है कि आप किसी भी चीज का गॉसियन सरफेस बना दो फिर फाइंड कर लो। तो क्या फाइंड कर लोगे आप? सिर्फ फ्लक्स फाइंड कर पाओगे और वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी फिजिकल एंटिटी जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिमेट्रिक हो, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक हो, उनका फाइंड हम कर सकते हैं। जो कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है थीटा के साथ या पोजीशन के साथ, उनका फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो इसी में अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ से। तो हमने इनफाइनाइट लेंथ के वायर का निकाल लिया था। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे को इस रिंग का निकालना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं गॉस लॉ का यूज करके नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो गॉस लॉ का यूज करके आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं हम इनफाइनाइट शीट का। इनफाइनाइट शीट का क्या मतलब है कि एक शीट है, ऐसी, और इस पे चार्ज है कुछ ऐसा। अब पहली बात, इसको इनफाइनाइट का मतलब इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट। इसको पॉजिटिव कह लो, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब पहली बात, क्या इनफाइनाइट शीट पॉसिबल है? क्या इसका कोई एग्जिस्टेंस होता है कि ये एक इनफाइनाइट शीट है? नहीं। इनफाइनाइट शीट का मतलब है एक, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी इनफाइनाइट हो सकता है अगर आप इसके बहुत नजदीक चले जाएं। मतलब आप इसके बहुत नजदीक यहां चले जाएं, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो भी आपको 90 डिग्री सिर घुमाना पड़ेगा, नीचे देखेंगे तो भी 90 डिग्री, इधर देखेंगे तो भी 90, उधर देखेंगे तो भी 90 डिग्री, लगभग। तो आपको लगेगा ये एक बहुत बड़ा प्लेन है, मतलब इनफाइनाइट बड़ा है। तो इनफाइनाइट इन द सेंस कि इसका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू जिसके आप जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे ये बोर्ड आपका बहुत बड़ा नहीं है। नॉर्मली अगर मैं यहां से देखूं तो ये जैसे 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो दिस इज कंपेरेबल, तो ये इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी बोर्ड पे चार्ज रख दूं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं जो कि बहुत नजदीक है, मतलब 0.1 mm, तो 0.1 mm अगर यहां से कोई बंदा इसको देखेगा तो उसको लगेगा बहुत बड़ा बोर्ड है।
तो इनफाइनाइट इन द सेंस कि कोई चार्ज एक शीट है और आप उसके बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, बहुत नजदीक। क्लियर है? तो यू आर वेरी नियर टू दिस शीट। अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि कोई मेटल की शीट है और उस पर चार्ज रखा हुआ है। ये एक हाइपोथेटिकल शीट है जो चार्ज से ही बनी हुई है। जैसे कोई कपड़ा फाइबर से बना होता है, ये शीट चार्ज से बनी हुई है। चार्ज 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 चार्ज, देयर इज नथिंग अनदर मटेरियल। ओके, तो अब सोचो थोड़ा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा। तो बहुत नजदीक की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा ऐसा, और इसके पीछे देखेंगे तो ऐसा होगा कुछ। और क्योंकि ये ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, तो अगर देखो यहां पर इस पॉइंट पर बात करें, ये बहुत नजदीक पॉइंट है। ऊपर वाले चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, नीचे वाले चार्ज की वजह से इधर आएगा। तो इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के या फिर शीट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? कैसा होगा? परपेंडिकुलर। यहां पर इस शीट के पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पहली बात तो ये, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा। अब हमको गॉस लॉ लगाना है, तो हम पहली बात कैसी गॉसियन सरफेस यहां पर लें। तो कैसी? अच्छा, ये शीट है, शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है आपको सिग्मा, मतलब सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब कैसा गॉसियन सरफेस लें? तो देखो हम क्या करते, एक सिलेंडर लेते हैं यहां पे, अभी समझ में आएगा आपको सिलेंडर। ये जैसे शीट है तो आप इधर से एक सिलेंडर लो और ऐसे आर पार कर दो इसमें से, मतलब ये वो पार्ट है जो इधर आ गया, ऐसा आप इसमें एक सिलेंडर ले लें। तो ये सिलेंडर इस सरफेस में यहां पर एक कट करेगा ऐसा, यहां पे ये वाला, और ये एक क्लोज सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे सिलेंडर से, अच्छा इस सिलेंडर का मैं एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया ए ले लेता हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? ए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है। तो अब बताओ इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है? तो ये शीट थी, आपने इससे काटा, तो ये एरिया, इतने एरिया में चार्ज है यहाँ पे, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे चार्ज है। तो सिग्मा आपका पर यूनिट एरिया में चार्ज है, तो यहां पर कितना चार्ज होगा? तो ये एरिया है ए, तो इसमें चार्ज है सिग्मा इंटू ए। तो Q एनक्लोज्ड हो गया सिग्मा इंटू ए अपॉन दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा फ्लक्स है जो इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, इस पूरी सिलेंडर की पूरी क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस में क्या क्या है? तो इस क्लोज सरफेस में एक ये फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है, और एक ये कर्व सरफेस है, जो ये ऐसी वाली फ्लैट फ्लैट और दिस इज कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस है। तो फाई फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट प्लस फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट प्लस फ्लक्स ड्यू टू कर्व, ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स, और वो बराबर है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखो
हमने अभी कहा था कि इसकी वजह से, इस शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द शीट होगा। मतलब कैसा होगा, ऐसा। और इसके बैक साइड में तो उधर भी ऐसा ही होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ऐसा, ठीक है। अब देखो हम फ्लक्स देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एरिया या ई डॉट डीएस, जो भी कहना चाहो आप। अब देखो यहां पर इस वाली सरफेस पर देखूं अगर मैं, तो इसका एरिया ए है और एरिया वेक्टर किधर है, इधर है एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, यहाँ पे, वो भी इधर है, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अगर मैं इस सरफेस से देखूं, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर है, यहां पे भी एंगल कितना है, 0। तो दोनों फ्लैट सरफेस पे एंगल कितना है, 0। तो इस वाले फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स लिखते हैं, वो हो गया E। अब देखो बहुत नजदीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जितना उधर उतना इधर, बीच में शीट है। तो इस वाले फ्लैट का इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A और दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0। ठीक है, तो ये आ गया इसका। उस वाले फ्लैट सरफेस का, उसका भी इतना ही होगा, E A cos 0। अब कर्व सरफेस की बात कर ले। यहां पर कर्व सरफेस पे ये कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं तो वो इधर है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। यहां पे भी 0। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स पास 0 इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ E A cos 0 1, तो ये हो गया 2 टाइम्स E इंटू A इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना है, यहां से A से A गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इनफाइनाइट शीट का मतलब यही है कि आप उसके बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई भी शीट हो, भाई एकदम बारीक सी, बहुत छोटी सी शीट भी इनफाइनाइट हो सकती है अगर आप उसके बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इस शीट के बहुत नजदीक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये कैसा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और वो उस शीट के परपेंडिकुलर होगा। जैसा इधर होगा वैसा ही उधर होगा। ठीक है, अब कोई मुझे कहे कि सर यहाँ पर तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर कितना है, तो देखो आप इनफाइनाइट बोल दिए ना। अब आप चाहे इसके इतना नजदीक है, चाहे इतना नजदीक है, चाहे इतना नजदीक है, या फिर बहुत दूर भी है, बट दिस इज इनफाइनाइट। मतलब आप वो जो बहुत दूर भी है तो वो भी उसने कंपेयर कर लिया है कि ये बहुत बड़ी है। क्लियर है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट होगा। नोट करें इसको। कर लिए नोट। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन अभी रहने दो, शीट में आ जाएगा वो क्वेश्चन आपके सामने। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो पहले हम देख रहे हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का क्या मतलब है, एक चार्ज का सिलेंडर है और वो भी होलो, और वो भी कैसा है, इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट का मैं नहीं निकाल सकता। इनफाइनाइट सिलेंडर है ऐसा, ऐसा, और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, लाइक दिस, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस पे जो चार्ज है, देखो होलो का मतलब इस पे चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा, और वो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ का आप अगर ये सिलेंडर लेते हैं तो उस पे चार्ज कितना है, तो वो लैम्डा है। अब आप कहोगे सर सरफेस है तो यहाँ पर सिग्मा कितना होगा, तो आप सिग्मा आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, तो पर यूनिट एरिया ले लें, पर यूनिट एरिया मतलब कितनी हाइट हो जाएगी उतनी हाइट का आप चार्ज निकाल लें। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो पहली बात तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस पे है ऐसा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ जाओ, चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को दो निकालने हैं, एक तो E इनसाइड, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा E आउटसाइड। तो पहले अंदर निकाल लेते हैं। तो अंदर इसके अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं, सिलेंडर बना लिया, आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस ले ली। अब इस गॉसियन सरफेस का देखो ये सिलेंडर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने ऐसे ही अंदर एक गॉसियन सरफेस बना ली। तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू Q enclosed upon epsilon नॉट। अब मुझे बताओ कि Q enclosed कितना है इस गॉसियन सरफेस से, तो सिलेंडर पे जो भी चार्ज है वो बाहर की सरफेस पे है, बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसके अंदर कितना चार्ज आया, 0। तो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। अब फ्लक्स 0 है, इसके 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। फ्लक्स 0 का मतलब कि या तो देखो फ्लक्स 0 का मतलब क्या हुआ, E डॉट ds का इंटीग्रेशन 0, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर, या फिर ds 0 है, या फिर दोनों के बीच में एंगल cos 90 ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं ये तो बाद की बात है, ds तो कतई 0 नहीं है, क्योंकि आपने एक गॉसियन सरफेस ले ली है तो इसका एरिया तो 0 है ही नहीं। और ये कह रहा है कि cos 90 हो जाए, दोनों के बीच में थीटा 90 हो जाए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह एंगल सेम हो ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अंदर और एरिया 0 नहीं है, E डॉट ds, तो उसमें थीटा आपका हर जगह 90 हो ये भी जरूरी नहीं है, थीटा चेंज भी हो सकता है अगर हुआ तो वो मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूं। तो फ्लक्स 0 होने के लिए एक ही कंडीशन बचती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए।
इसका मतलब इस सिलेंडर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मतलब आपकी जब आर आपका कैपिटल आर से छोटा होगा, या आर आपका कैपिटल आर से छोटा होगा, तब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अब आउटसाइड निकालते हैं। आउटसाइड के लिए क्या करें, तो इसके बाहर गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। देखो अब फिर से मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट का मतलब आप इस सिलेंडर के बहुत नजदीक खड़े हैं। अच्छा, और बहुत नजदीक खड़े हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इनफाइनाइट है, कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बताता हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा। ये वो सिलेंडर है, यहां पर चार्ज है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, सरफेस के परपेंडिकुलर और रेडियली आउटवर्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब दिस वे। तो क्या करें अब हम यहाँ पे, तो यहां पर हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं बाहर, तो वो भी एक सिलेंडर बना लें। ये बहुत बड़ा है नीचे वाला सिलेंडर, इसको चाहो तो आप एक्सटेंड कर लो। तो आपने एक सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ है L और इसकी रेडियस है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना था किसी स्मॉल r रेडियस पे, आपने स्मॉल r रेडियस का एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, बाहर निकालना था स्मॉल r, यहां पर इनसाइड में स्मॉल r इज लेस देन r, बाहर निकालने के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन r। तो अब ये सिलेंडर के बाहर आपने एक गॉसियन सरफेस बना ली। अब ये भी सिलेंड्रिकल क्यों बनाई, तो इसका भी रीजन वही है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली है और कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो आपने एक सिलेंडर बना लिया। तो अब इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज कितना है, तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L। ये सारा चार्ज इसके अंदर आ गया ना, ये वाला, ठीक है, लैम्डा इंटू L। तो फ्लक्स हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स है वो तीन सरफेस से आ रहा है, एक तो कर्व सरफेस है जो बीच वाली है, और दो फ्लैट सरफेसेस हैं इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली है, चलो इधर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली ऐसा, और अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लूं तो वो एरिया भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में, 0 डिग्री। तो पहले कर्व का लिख लेते हैं, कर्व में फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds इंटू कॉस 0, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, प्लस फ्लैट में देखो, फ्लैट में यहां पर देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली ऐसा था, और अगर मैं यहां पर एक एरिया वेक्टर लूं तो वो ऊपर है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फ्लैट से कितना फ्लक्स पास होगा, 0, इसकी वजह से भी 0 और इसकी वजह से भी 0। क्लियर है, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। r डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया E, ds का इंटीग्रेशन, तो ds आपने ये लिया है ds, तो ऐसे ऐसे एरिया जब आप ऐड करते जाएंगे सारे,
लाइक दिस। तो इस कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया कितना है 2 पाई r इंटू एल। ये आ गया आपका बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया r डिस्टेंस पे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया k, ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन r। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन r। नोट करें। तो अब देखो इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, याद रखो, और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जब आप सिलेंडर के बाहर बात करते हैं तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह 2k लैम्डा अपॉन r। याद करो इनफाइनाइट लेंथ का वायर का d डिस्टेंस पर कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन d। यहां पर d की जगह क्या हो गया r, तो 2k लैम्डा अपॉन r। चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये r इक्वल्स टू r है और ये r लेस देन r के लिए दिस इज r ग्रेटर देन r। तो r लेस देन r मतलब सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कौन सी लाइन पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, r इक्वल्स टू r कितना हो जाएगा, इसमें रखो आप 2k लैम्डा अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। और जब r ग्रेटर देन r होगा मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2k लैम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। कई बुक्स में इसी के ऊपर ग्राफ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बना दो चाहे आप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर यहाँ पे 2k लैम्डा बाई r और फिर ऐसा। तो दिस इज 2k लैम्डा अपॉन r और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये E हो गया और दिस इज r। दिस इज r लेस देन r, दिस इज r ग्रेटर देन r। ऐसा भी मिल जाएगा आपको, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हुई होलो सिलेंडर की। अब देखते हैं सॉलिड सिलेंडर
और वो भी कैसा है, इनफाइनाइट। तो इसको आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एज ए क्वेश्चन दे रहा हूं इसको। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी चार्ज है और सरफेस पे ही नहीं, पूरे अंदर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, रो कूलम पर मीटर क्यूब अंदर चार्ज है, फुल एकदम भरा हुआ है दबा के। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आर लेस देन आर के लिए और आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके घर से। आंसर बताएं मुझे ग्रुप में, नोट करें। बहुत ही आसान है, गॉस लॉ लगाना है, सिलेंड्रिकल सरफेस माननी है, गॉसियन सरफेस एक बार अंदर माननी है, एक बार बाहर माननी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर on its surface। कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अभी हम, काफी इंपॉर्टेंट है। अब कंडक्टर क्या होता है, क्या मतलब होता है कंडक्टर का? तो कंडक्टर मीन्स जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या फिर चार्ज जो है वो फ्रीली मूव करता है। कंडक्टर में चार्ज कैसे मूव करता है? तो चार्ज फ्रीली मूव करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंडक्टर में चार्ज कैसे मूव करता है? फ्रीली। अब सोचो कि ऐसा एक कोई कंडक्टर है, पत्थर है, कंडक्टिंग है, मतलब उसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। अब आपने इसको चार्ज दिया Q, ये चार्ज कहां रहेगा? ये चार्ज कहां रहेगा? सपोज आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव, तो मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां रहना पसंद करेंगे? अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो दोनों ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर उनमें रिपल्शन कम से कम। रिपल्शन कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी उसकी? कम। तो कहां पे रहेंगे ये दोनों चार्ज? क्या अंदर रहेंगे क्या यहां पे? नहीं, यहां पे तो सबसे ज्यादा रिपल्सन है। तो ये दोनों चार्ज अपने आप को ऐसे सेट करेंगे कि दोनों के बीच में रिपल्सन क्या हो? सबसे कम। मतलब चार्ज कहां चले जाएंगे? सरफेस पे, अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगे। कहां पे रहेंगे? सरफेस पे। मान लो आपने एक देखो स्फीयर लिया और इस पे आपने Q चार्ज दे दिया। अब ये Q चार्ज कहां रहेगा? तो वो सरफेस पे रहेगा ऐसे, क्योंकि सरफेस पे इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम होगा। अगर अंदर रहेंगे तो रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम। तो कंडक्टर में आप जो भी चार्ज देते हैं, चार्ज कहां रहता है?
चार्ज सरफेस पे रहता है, चार्ज रहता कहां है? सरफेस पे। तो आप जब भी चार्ज दोगे वो चार्ज कहां चला जाएगा? उसकी सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा। अंदर क्योंकि हाई रिपल्शन हो जाता है एक दूसरे में और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अर्थ में या फिर नेचर में सारी वस्तुएं उधर जाना चाहती हैं जिधर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। अच्छी बात है भाई। तो सरफेस पे जाएगा चार्ज। तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां रहेगा? सरफेस पे। हाँ, एक बात और, ये चार्ज सरफेस पे रहेगा तो उसकी भी कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन में रहेगा? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। जब आपके सारे चार्ज रेस्ट पे आ जाएं, सब चार्ज रेस्ट पे आएंगे तो वो कहां होंगे? सरफेस पे। अगर मूविंग चार्ज है तो अंदर भी हो सकता है। मान लो आपने जब चार्ज दिया एक पॉजिटिव यहां पर और पॉजिटिव यहां पर, अब ये मूव करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि सरफेस पे मूव करेगा, नहीं। मूव कर रहा है तो सीधा भी तो जा सकता है यहां से यहां तक फ्रीली, तो अंदर भी हो सकता है चार्ज, लेकिन वो रेस्ट कंडीशन नहीं होगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी, मतलब सारे चार्ज रेस्ट पे आ चुके हैं, तब ये दोनों कहां होंगे? सरफेस पे। बीच में हो सकते हैं, ट्रांजिट कंडीशन में बीच में हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कहे कि चार्ज ऑन ए कंडक्टर ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। अगर कहीं कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, देन दैट्स ट्रू। तो अब हम किसी कंडक्टर पे, और वो भी उसकी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये हो गई कि जो भी चार्ज होगा वो कहां रहेगा? तो वो उसकी सरफेस पे रहेगा। कहां रहेगा? सरफेस पे। दूसरी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखें आप इसको। इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड remains zero in electrostatic condition। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और वो भी कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अब क्यों जीरो होता है? तो जैसे मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब आपने इसके अंदर एक ऐसे कंडक्टर रख दिया, क्या होगा? कंडक्टर के अंदर चार्ज है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। कौन से चार्ज है? तो मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ, यहां जो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर, और Q इज हियर माइनस E इंटू E वेक्टर। तो E इंटू माइनस E वेक्टर, मतलब जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे कुछ ऐसे आ जाएंगे और पीछे पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे बन जाएगा। अब कब तक आएंगे इलेक्ट्रॉन? उनकी भी तो कुछ सीमा होगी ना। ऐसे थोड़ी है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, उस तो लिमिटेशन होगी। कब तक आएंगे इलेक्ट्रॉन? तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, पीछे पीछे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, मतलब नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स द चार्ज और पॉजिटिव वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। नई टर्म आ रही है आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। जो ये जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं, देखो
पहले आपके कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना था 0, अब भी 0। ये देखो 3 2 5 3 2 5 चार्ज कंजर्वेशन। अगर इनिशियली चार्ज 0 फाइनली भी 0 रहेगा आइसोलेटेड बॉडी के लिए। लेकिन नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव इधर आ गया, इनकी वजह से अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो चुका है, इसको कहते हैं ई इंड्यूस। तो ये तो रहा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये रहा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ कम होना शुरू हो चुका है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो चुका है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना इंड्यूस हो जाएगा चार्ज कि अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। जितना एक्सटर्नल उतना इंड्यूस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यही वो कंडीशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा। अब यहां पर कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, अब वो मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। पहली चीज, कंडक्टर पे जो भी चार्ज होगा वो कहां रहेगा, सरफेस पे। दूसरी चीज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कितना होगा 0। देखो आपने एक्सटर्नल फील्ड सेट किया, उस टाइम तो 0 नहीं था, एक्सटर्नल था। उसके बाद चार्ज मूव करना शुरू किए तो अंदर एक इंड्यूस होना शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सटर्नल को काउंटर करना शुरू किया, और नेट फाइनल में कितना हो गया 0 हो गया। तब जाके ये इलेक्ट्रॉन चलना बंद हुए, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज चलना बंद हो गए मतलब नेट फोर्स 0 मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है एक्सटर्नल के। ओके, तो ये बात हुई कंडक्टर की। तो अब जैसे एक कोई कंडक्टर है, कैसा भी हो सकता है, ये कोई कंडक्टर है और इस पे आपने चार्ज दिया, तो वो चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे। पहली बात तो सरफेस पे ऐसे चार्ज आएगा। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया कितना होगा 0। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सरफेस के, इस कंडक्टर की सरफेस पे और जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड मतलब यहाँ पे बहुत नजदीक। तो हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, और वो भी क्या लेंगे, यहाँ पर एक सिलेंडर। तो इस सिलेंडर ने इतना पोर्शन यहाँ पर रख लिया है अपने अंदर, और कुछ बाहर है कुछ अंदर है। तो गॉसियन सरफेस लिए हमने सिलेंडर, और इसका एरिया है A। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आप कंडक्टर की सरफेस पे मतलब बहुत नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो ये पॉइंट आप लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस की बात कर रहा हूं। हमेशा अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बाद में हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, बाद में कैसा भी कर्व बन सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जो यहां से ओरिजिनेट होगा वो कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। क्लियर है? यहां पर भी ऐसे ओरिजिनेट जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा।
तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अंदर तो जीरो है ही, मैंने गॉसियन सरफेस बना ली एक सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की वजह से फ्लक्स कितना पास होगा, तो नेट फ्लक्स होगा आपका क्यू एनक्लोज कितना होगा, तो ये एरिया है क्रॉस सेक्शन का ए, और यहाँ पर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो फ्लक्स होगा वो 3 से होगा, तो 5 फ्लैट प्लस 5 फ्लैट प्लस 5 कर्व्ड इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पहले देखते हैं फ्लैट अंदर वाला फ्लैट देखोगे तो ये एरिया तो है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही जीरो है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो दिस इज जीरो। बाहर वाले का फाई देखते हैं, तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने कहा परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो E इंटू ए cos 0 1, और सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है और वो परपेंडिकुलर रहता है। फाई ड्यू टू कर्व, अंदर तो वैसे ही कर्व की वजह से कुछ है नहीं, बाहर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और कर्व का एरिया मतलब परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब फ्लक्स जीरो, तो ये इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रट लें, कंफ्यूज मत होना। इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें दोनों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। याद रखना, अंदर कितना होगा जीरो और बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस के जस्ट नियर। तो अगर मुझे यहां पर सिग्मा मिल जाए इस पॉइंट पे, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जीरो। तो हर एक पॉइंट पे सिग्मा अगर मुझे मिल जाए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। सिग्मा जो है किसी भी पॉइंट का सिग्मा अलग अलग होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक सरफेस नहीं अनइवन है, तो चार्ज ऐसा नहीं एकदम सिमेट्रिकली बैठ जाएंगे, नहीं, चार्ज ऐसे बैठेंगे ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज्ड हो जाए। तो सिग्मा जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी पॉइंट पर सिग्मा, मतलब अगर आपको देखना है कि यहां पर सिग्मा कितना है, तो यहां पर आप एक सर्किल बनाए, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो उसके कंपैरिजन में सिग्मा होगा। अगर ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो कम चार्ज होगा, और अगर कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम है, तो यहां पर चार्ज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा चार्ज होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो सिग्मा इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें कॉर्नर नहीं होते, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कॉर्नर ना हो, क्योंकि कॉर्नर होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगी और वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज लीकेज हो सकता है करंट के थ्रू, और कुछ भी हो सकता है, चार्ज कैसे भी डेवलप हो सकता है बॉडी में, ठीक है। तो आप अगर एक कूलर पे भी देखें तो कूलर में कॉर्नर पे झटका ज्यादा फील होता है हमें कई बार, अगर उसमें चार्ज लीकेज हो रहा है तो कॉर्नर पे चार्ज इस वजह से बहुत ज्यादा होता है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो थैंक यू, टुडे इज ओवर।